जोहार। नई बुलंदी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि कुमारी। भारतीय ज्ञान प्रणाली जितनी प्राचीन है उतनी ही समृद्ध भी रही है। इसकी एक वजह यह भी है कि इसमें बौद्धिक ज्ञान के साथ साथ बच्चों के शारीरिक, उनके मानसिक और उसके साथ ही साथ उनके नैतिक ज्ञान पर भी काफ़ी ध्यान दिया गया था। यही वजह है कि इसमें ना केवल हमारा ये फोकस रहा कि किस तरीके से बच्चे व्यावसायिक क्षेत्र में अच्छा करें, बल्कि उसके साथ ही साथ जीवन के सत्य को भी समझ सकें, खुद से जुड़े संबंधों को भी अच्छे प्रकार से समझ सकें। आज की इस कड़ी में हम चर्चा करने वाले हैं कि भारतीय ज्ञान प्रणाली को हम किस प्रकार से आधुनिक शिक्षा में समाहित कर सकते हैं ताकि एक वेल फर्निश्ड एजुकेशन सिस्टम हम प्रस्तुत कर सकें बच्चों के लिए। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर स्मृति सिंह। डॉक्टर स्मृति असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, रांची यूनिवर्सिटी में। 2 दशक से अधिक समय का इनका एक्सपीरियंस रहा है टीचिंग का, और इसके दौरान इन्होंने नेशनल और इंटरनेशनल जर्नल्स में 20 से अधिक जर्नल को प्रकाशित किया है। यूजीसी में इंडियन नॉलेज सिस्टम की मास्टर ट्रेनर है, और उसके साथ ही साथ इंडियन नॉलेज सिस्टम में इनका एक रुचि रहा है लंबे वक्त से। डॉक्टर स्मृति, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। इस विषय पर हम विस्तार से चर्चा भी करेंगे और समझने की भी कोशिश करेंगे कि आधुनिक शिक्षा में हम इसे किस तरीके से अपना सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को भारतीय शिक्षा प्रणाली या भारतीय ज्ञान प्रणाली जिसकी हम बात कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा अगर आप जानकारी दे सकें। ज़रूर। सारे झारखंड वासियों को हमारा जोहार, नमस्कार। भारतीय ज्ञान प्रणाली, जिसको हम अंग्रेजी में इंडियन नॉलेज सिस्टम भी कहते हैं, ये एक रिजर्वॉयर है नॉलेज का, एक हमारा सांस्कृतिक धरोहर जो प्राचीन काल से लेकर अभी आज के भी समाज में प्रचलित है और बहुत सारे कंसेप्ट्स में अडॉप्टेड भी हैं। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ प्राचीन है, अभी भी बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में, बहुत सारे शिक्षण संस्थानों में भी इसको हम लोगों ने अडॉप्ट किया है। और ये एक कंटिन्यूअल प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि ये प्राचीन है तो हम सिर्फ धर्म ग्रंथों में इसको देख पाते हैं, और कंटिन्यूअल प्रोसेस है और हमेशा इसमें कुछ न कुछ संशोधन, उस पर शोध हो रहा है, उस पर कुछ न कुछ हम लोग उसको और ऐड ऑन कर रहे हैं अपने मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ के साथ। और ये भारतीय ज्ञान परंपरा हमारा 3000 ईसा पूर्व से पहले से लेकर आज के समाज तक में प्रचलित है। तो ये एक मिथ्या है कि ये प्राचीन है, ये सिर्फ वेदों में मिलता है। और इस ज्ञान परंपरा को हम लोगों ने धीरे धीरे जितने भी एजुकेशन सिस्टम है, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो या आपका सोशल साइंस का स्ट्रीम हो, साइंस का स्ट्रीम हो, सब में धीरे धीरे जितने भी आईटीज़ हो गए, हमारे रेगुलर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हो गए, उसको अडॉप्ट भी कर रहे हैं और ज्ञान सिस्टम को। और ये एक आध्यात्मिक या धर्म से जुड़ा सिर्फ ज्ञान नहीं है, इसमें विज्ञान का ज्ञान, कॉमर्स का ज्ञान, मेटलर्जी का ज्ञान और जितने भी इस पृथ्वी पर हमारे डे टू डे की लाइफ में जो भी हम लोगों का एडॉप्टेशंस होता है, अडाप्टेशंस भी होता है, वो ज्ञान परंपरा में समाहित है। जैसा कि आपने कहा डॉक्टर स्मृति कि ये जो ज्ञान परंपरा है ये कुछ ऐसा नहीं है जो बस इतिहास में रह गया है, इसको हम धीरे धीरे अडॉप्ट कर रहे हैं, हर स्ट्रीम्स में इसको अडॉप्ट कर रहे हैं। किस प्रकार से, क्योंकि भले ही इतिहास नहीं है लेकिन एक बीच का ऐसा भी समय था जब एक डिस्कनेक्ट था हमारे साथ, ये जो एजुकेशन सिस्टम है जिससे हम कम्प्लीटली डिस्कनेक्टेड थे, और हमने अपने एजुकेशन सिस्टम में मॉडर्न एजुकेशन को ज़्यादा तवज्जो दी। तो अभी हम किस तरीके से इसको अडॉप्ट कर रहे हैं और इंश्योर कर रहे हैं कि हमारा जो करंट एजुकेशन सिस्टम हो उसमें एक मिक्स हो जिसमें कि पारंपरिक जो शिक्षा प्रणाली है उसे भी जगह मिले। भारतीय ज्ञान प्रणाली का जो सेल गठित हुआ 2020 में अक्टूबर के महीने में, जब हम लोग कोरोना से, कोविड से जूझ रहे थे, तो कुछ शिक्षाविद जो AICT में थे, हेडक्वार्टर्स में थे, और UGC के कुछ शिक्षाविद, उन्होंने सोचा कि कुछ IITs इंस्टीट्यूशन इसको ऑलरेडी अडॉप्ट कर चुके थे अपने करिकुलम में, तो उन्होंने सोचा क्यों ना यूनिफॉर्मली हम लोग सारे शिक्षण संस्थानों में इसको हम लोग इंक्लूड करें। तो ये IKS सेल की उत्पत्ति हुई, गठन हुआ अक्टूबर 2020 में, और उसकी हेडक्वार्टर AICT है। अच्छा, और ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के तहत एस्टैब्लिश हुई। और घंटी मूर्ति सर हैं, प्रोफेसर घंटी मूर्ति सर, जो पूरे इंडिया के NEP कोऑर्डिनेटर के नाम से जाने जाते हैं। उनका ये इनिशिएटिव था और बहुत सारे शिक्षाविद थे, अकेले नहीं, उन्होंने इसको लीड लिया। और ये सेल का गठन हुआ, एक प्रियम्बल तैयार हुई। और ये प्रियम्बल में सबसे पहली जो कंसेप्ट NEP के तहत हुई कि NEP का जो अडॉप्शन हुआ, NEP 2020,
नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का जो मूल मंत्र है, जो सोल हम कह सकते हैं, जो उसकी आत्मा है, वो भारतीय ज्ञान परंपरा है। बहुत लोगों को इस चीज़ की जानकारी भी नहीं है। वो जितना भी मॉड्यूल तैयार हुआ है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का, वो सारा भारतीय ज्ञान परंपरा के मूलाधार पर तैयार हुआ है, जो ये कहता है कि आप पठन पाठन को, ज्ञान का वर्धन ऐसा कीजिए जो बाकी समाज का भी प्रचार प्रसार हो और बाकी समाज का भी अच्छा हो। दैट इज, हम लोग एक ऋग्वेदा का ही एक मूल मंत्र है जिसको उन्होंने अडॉप्ट किया है, जो कहता है एडुकेशन फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑल, विजडम फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑल। सिर्फ आप अपने लैबोरेटरीज में और शिक्षण संस्थानों तक ज्ञान को मत रखिए, समाज में उसका सोसाइटल एप्लीकेशन हो, इस तरह का ज्ञान हो। तो ये एनईपी की भी संरचना जो हुई है वो भारतीय ज्ञान परंपरा पे हुई है। बिल्कुल। और मुझे याद है जब एनईपी आई भी थी तो किस तरह से काफ़ी सराहा गया था ऐसे, और कहा गया था कि एक लंबे अरसे के बाद हमारे पास एक ऐसी एजुकेशन पॉलिसी है जो कि देख के लग रहा है कि चलिए बच्चों का भविष्य जो है वो और बेहतर हो सकता है। अभी के समय में अगर हम बात करें, कितनी तेज़ी से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हो रहे हैं, हर दिन प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कोई नए कीर्तिमान देखे जा रहे हैं, स्थापित किए जा रहे हैं। ऐसे में क्या ये जो इंडियन नॉलेज सिस्टम है उसको सस्टेन करना चैलेंजिंग हो सकता है, या फिर कहीं पर हमें एक गैप नज़र आ रहा है कि ये, क्योंकि ये भले ही समृद्ध है लेकिन बहुत पुराना है और उसको हम अभी के टाइम पे अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं, या फिर एक साथ उसको एजुकेशन सिस्टम या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के साथ जोड़ नहीं सकते हैं? हम लोग वर्ड अभी आपने यूज़ किया निधि जी, पुराना है। हाँ। ठीक है। घर में जब आपको हल्की सर्दी जुकाम, बारिश में भीग गई सर्दी जुकाम होता है, तो घर में माँ हो या दादी हो, वो इमीडिएटली बोलती हैं कि चूल्हे पर मैं काढ़ा चढ़ा रही हूँ। हाँ। तुलसी के कुछ पत्तों को, लौंग, गोलकी के कुछ दानों को डालकर आपके लिए काढ़ा तैयार होकर आता है, और कहीं ना कहीं आप फील कीजिएगा कि आप उस काढ़ा पीने के बाद आपकी तबीयत बेटर हुई। आयुर्वेदा, जो कि वृक्ष आयुर्वेदा पे बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट्स हैं। आप लोग, जैसे हम लोग वर्ड बोल रहे हैं पुराना, ये पुराना नहीं है, ये एक चलंत कंसेप्ट है। ये जो प्रणाली है ये स्टैटिक नहीं है कि कहीं ना कहीं स्क्रिप्चर्स में, चाहे ऋग्वेदा हो, यजुर्वेद हो, उसमें आपका ठहर सा गया संवेद में। नहीं, ये अभी भी प्रचलित है, आपके मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में भी है, पर हम उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे हैं, उसको आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हैं कि अरे ये तो मेरे भारतीय ज्ञान प्रणाली का एक हिस्सा है। तो उस चीज़ को सिर्फ लोगों के समझ लाना है, बताना है कि आपका भारतीय ज्ञान प्रणाली ही का एक पार्ट है, और इसको सिर्फ हमको इंटीग्रेट करना। ये जो गैप की बात आप कर रही हैं ना, ये गैप को लोगों के बीच में लाकर बताना है। गैप हमारा ये मेंटल गैप है, ये हम लोग मेंटली सोच लेते हैं कि गैप है, गैप नहीं है। आयुर्वेदा है, मेडिसिन के फील्ड में लीजिए या मेटलर्जी साइंस की जब हम लोग बात कर रहे हैं, साइंस के फील्ड में लीजिए, ये बहुत सारा एस्ट्रोनॉमी, जो सूर्य की और चंद्रमा की जो मूवमेंट्स है उसके आधारित पे वैदिक कैलेंडर हुआ करता था। हमारे अब 9-10 पेजेस के कैलेंडर रहते हैं, आप उससे बहुत कुछ नहीं, बस यही दिन पता चल सकता है कि आज ठीक है, आज ये दिन है, वो है, आज ये मौसम है, आज। लेकिन जो वैदिक कैलेंडर ये सूर्य और चंद्रमा के मूवमेंट पर आधारित रहता था, एस्ट्रोनॉमी इतना एडवांस था जो ये भी बताता था कि आज 3 महीने बाद भूकंप आएगा या 2 महीने बाद आपकी बारिश कितनी होगी। दैट वाज ऑल इंस्क्रिप्टेड इन द वैदिक कैलेंडर। तो ये इतना मॉडर्न कंसेप्ट उस समय था, बिना लैबोरेटरीज के। हमारा अभी प्रयोगशाला का कंसेप्ट तो अब आया है। एंशियंट वैदिक टेक्स्ट में कहीं पर भी प्रयोगशाला एज सच, लैबोरेटरीज विद वेल इक्विप्ड सिस्टम नहीं था। बिना उसके ये सारा सिस्टम आया, तो इसको हम लोग पुराना नहीं बोलेंगे। ये एक ऐसा प्रणाली है जो चलंतल है, वो चल रहा है, ना वो कभी शुरू हुआ और ना कभी इसका अंत होने वाला है। बीच में लेकिन कहीं डिसरप्शन हाँ, डिसरप्शन है, डिसरप्शन तो है। और इस डिसरप्शन का कारण ये हुआ कि आप जब बच्चों को पढ़ाते हैं, जब करिकुलम फ्रेमवर्क तैयार करते हैं, उसमें आप जो डालते हैं बच्चे वही पढ़ते हैं ना, स्टूडेंट्स वही पढ़ते हैं जो आपके करिकुलम में है। तो आप करिकुलम में जब तक उसको नहीं डालिएगा तो ये गैप कभी फिल नहीं होगा। तो हमारी ये नीड है, अभी नीड ऑफ द आवर है कि जहाँ पर भी, जिस भी स्ट्रीम का हो, चाहे वो विज्ञान का हो, वाणिज्य का हो, सोशल साइंस का हो, ह्यूमैनिटीज़ का हो, भाषा में ज्ञान हो, उन सबों के करिकुलम में भारतीय ज्ञान परंपरा की जो भी आपका एस्पेक्ट है, जो आप लेना चाहते हैं, जैसे एस्ट्रोनॉमी, जैसे मैंने अभी बताया, तो एस्ट्रोफिजिक्स के लोग एस्ट्रोनॉमी का पार्ट कंसेप्ट ले सकते हैं, ज्योग्राफी वाले भी एस्ट्रोनॉमी ले सकते हैं, केमिस्ट्री वाले रसायन शास्त्र हैं वो आपका मेटलर्जी ले सकते हैं। तो अलग अलग भाषा वाले लोग यहाँ पे, जैसे हम झारखंड प्रदेश में हैं, हमारे पास 21 से 22 यहाँ के हम लोगों के लोकल भाषा लैंग्वेजेस हैं, जिसको हम लोग ट्राइबल रीजनल लैंग्वेजेस बोलते हैं, जनजातीय भाषा। तो जनजातीय भाषा भी एक तरह का आपका भारतीय ज्ञान परंपरा है। तो आप भाषा ज्ञान में भी इन चीज़ों को, आपके लोकल नॉलेज सिस्टम को, इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम को इनकॉर्पोरेट कीजिए, ये गैप अपने आप ब्रिज खत्म हो जाएगा।
जैसे आपने कहा कि किस तरीके से हर सब्जेक्ट्स में हम इसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। आप खुद केमिस्ट्री के प्रोफेसर रही हैं। अगर हम केमिस्ट्री इस स्पेसिफिक सब्जेक्ट की बात करते हैं तो इसमें किस तरीके से इंडियन नॉलेज सिस्टम को इनकॉर्पोरेट किया जा रहा है? मैं रसायन शास्त्र से हूँ, बचपन से साइंस पढ़ी, क्लास 10 तक सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा हम लोगों ने, लेकिन उसके बाद स्ट्रीम मेरा साइंस हो गया। घर में जो श्लोक का उच्चारण देखा, चाहे वो गायत्री मंत्र हो क्या, बस वहीं तक हमारे जहन में सिस्टम यही था कि ये श्लोक है ऋग्वेद यजुर्वेद, हिस्ट्री में जो भी पढ़ा। लेकिन जब ये प्लेटफॉर्म मंच यूजीसी के द्वारा हमें दिया गया मास्टर ट्रेनर बनने के लिए, 3-4 स्टेप में हम लोगों ने ट्रेनिंग प्राप्त की थी। जब ये पूरा संसार रसायन शास्त्र का जब हम लोगों ने जाना देखा, जो मेरे लिए मैं अनभिज्ञ थी, मैंने जाना समझा, तो ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। मेटलर्जी, जब आप नई दिल्ली जाइएगा तो कुतुब मीनार के कैंपस में एक बड़ा सा लोहे का पिलर है, जिसको हम लोग आयरन पिलर मेहरोली का बोलते हैं। उसमें इंस्क्रिप्शंस है, अशोका पिलर है, अभी तक उसमें जंक नहीं लगा है। ऐसा क्या बना था उस समय, ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी थी, किस लैब में वो बना कि अभी तक उसमें करोजन नहीं हुआ है। ये आर्किटेक्चरल ही मार्वल नहीं है, ये एक साइंटिफिक मार्वल है, ये केमिस्ट्री का मार्वल है कि उसको किस तरह से बनाया गया उस लोहे को कि उसमें अभी तक जंक नहीं लगा। धार में भी, मध्य प्रदेश में भी एक पिलर है धार, जो 3 टुकड़ों में बटा हुआ है और विश्व का सबसे बड़ा लोहा का पिलर है। तो ये सारे मार्वल्स को स्टडी करना, रिसर्च करना, भारतीय ज्ञान परंपरा ये भी कहता है कि सिर्फ आप ये जानिए कि रसायन शास्त्र में नागार्जुन, महर्षि आचार्य नागार्जुन बहुत फेमस थे, या पन्ननी थे, आपके योग शास्त्र के लोग थे, सुश्रुत थे, नाम को सिर्फ नहीं जानना है, उनके काम पे आप रिसर्च कीजिए। जैसे हम लोगों ने, हमारी एक टीम गठित हुई है केमिस्ट्री की ऑल ओवर इंडिया, हम लोग 18 लोग ट्रेन हुए हैं केमिस्ट्री और मेटलर्जी में भारतीय ज्ञान परंपरा के प्लेटफॉर्म पे। हम लोग अब अपना रिसर्च शुरू किए हैं, वो लैब तक ले जा रहे हैं, फ्रॉम वैदिक टेक्स्ट टू लैबोरेटरी, ये कंसेप्ट है, फ्रॉम लाइब्रेरी टू लैबोरेटरीज। तो इस पे रिसर्च करके, मेटलर्जी पे रिसर्च हो रहा है, जिंक का एक्सट्रैक्शन, जो गंधक हम लोग कहते हैं सल्फर, ये सारा कैसे आपके वैदिक पीरियड से लेके मेडिवल इंडिया तक उस पर कैसे एक्सट्रैक्शन होता था, और वो प्रोसेस से बेहतर रिजल्ट मिला, अब हम लोग वो क्यों नहीं कर पा रहे हैं, उस पर रिसर्च करना है, उसको लैबोरेटरी देना है। जैसा कि अभी आप बता भी रही थी कि किस तरीके से जितने भी मॉड्यूल्स भी डिज़ाइन किए गए हैं, या फिर हम बच्चों के लिए भी जो सिलेबस ला रहे हैं उसमें हम इंश्योर कर रहे हैं कि इसको हम इनकॉर्पोरेट कर सके। क्या जहाँ पर जैसे रांची यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो वहाँ पर इसको अपनाया गया है, किस तरह का रिज़ल्ट आपने देखा है, या फिर बच्चों में किस तरह का उनका क्या रिस्पॉन्स रहा है ऐसे एजुकेशन सिस्टम के थ्रू? 2 साइट की मैं चर्चा भी करूँगी। आप यूजीसी साइट पर जाइएगा या IKS.org टाइप कीजिएगा, पूरी IKS की आपकी जो वेबसाइट है उसमें आप आधे घंटे बैठिए, आपको पूरा समझ में आएगा। RKS विकी भी है, उसमें भारतीय ज्ञान परंपरा के बारे में। आप UGC की वेबसाइट पे जाइए, हमारे वेबसाइट पे अभी क्लिक कर सकते हैं, जब दर्शक लोग जो देख रहे हैं, UGC और हमारे वेबसाइट पर भी पूरा IKS के बारे में हम लोग ने डाल रखा है। और बच्चों के बीच में बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया है, क्योंकि उन लोगों को एक नयापन है जो नहीं जानते थे, तो उन लोगों को हम लोगों ने कहानी के माध्यम से, एक बहुत अच्छा एस्पेक्ट भारतीय ज्ञान परंपरा का है कि आप श्रुति के द्वारा सुनने से और फिर उनके स्मृति में वो आती है कंसेप्ट, आप इसका प्रचार प्रसार एक कहानी के माध्यम से कीजिए। स्टोरी टेलिंग जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं, जैसे पंचतंत्र हुआ करता था आपका, तो ये कहानियों में हम लोगों ने मॉरल वैल्यूज़ के साथ दिया, उसी IKS को आप कहानी के थ्रू अपने क्लासेस में ले जाइए। ये कंसेप्ट हम लोगों ने शुरू किया और बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है हम लोगों का। हम लोग फैकल्टी मेंबर्स के लिए सबसे पहले दौर में हम लोगों ने जितने भी फैकल्टी मेंबर्स और रिसर्च स्कॉलर्स हैं उनको हम लोगों ने वर्कशॉप के माध्यम से, सेमिनार के माध्यम से एक इंट्रोडक्टरी फेज़ दिया कि भाई भारतीय ज्ञान परंपरा क्या है, आपके स्ट्रीम का है या आपके स्ट्रीम का है। उसके बाद हम लोगों ने एक IKS सेल का गठन किया है, उसकी मैं मेंबर सेक्रेटरी भी हूँ। हमारे ऑनरेबल कुलपति उसके चेयरपर्सन हैं, और एक हमारे फॉर्मर DSW है राजकुमार शर्मा जी हैं। ये हम लोग 3 मेंबर्स की एक कमेटी गठित हुई है, सेल गठित हुआ IKS सेल का। और ये सेल जितने भी हमारे अंतर्गत जितने भी कॉलेजेस हैं उन सब से हम लोग लिंक कर रहे हैं, और उन सब का एक सब ग्रुप्स बना के रखा है, जिससे हम लोग हमेशा प्रचार प्रसार करते हैं और उनसे जुड़े हुए हैं। करिकुलम की फ्रेमिंग शुरू हो गई है, हमारी NAAC की टीम आ रही है, हम लोगों ने हर कोर्स में BOS में इसको इंक्लूड किया है। UGC कहती है कि आपका जो भी अलाउड क्रेडिट्स है, परमिसिबल क्रेडिट्स है कोर्स का, चाहे वो UG का कोर्स है 4 ईयर का या PG का भी 2 ईयर्स का कोर्स हो, NEP के हिसाब से हम लोग 1 ईयर PG में चले गए हैं, तो रांची यूनिवर्सिटी ने 4 ईयर UG प्रोग्राम स्टार्ट कर लिया है। तो UGC कह रहा है कि आपके जितने 8 सेमेस्टर्स हैं उसमें मिनिमम 5% आपको IKS को देना है क्रेडिट्स,
परमिसिबल क्रेडिट्स में। तो जैसे हमारा 160 क्रेडिट का यूजी का 4 ईयर का कोर्स है, तो अगर हम लोग 5 क्रेडिट दे रहे हैं 160 में, तो हम लोग को 8 क्रेडिट देना है। इस 8 क्रेडिट को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है 4 सेमेस्टर। अच्छा। तो जैसे ज्योग्राफी के लोगों ने कहा बीओएस में कि हम लोग 3 क्रेडिट फाउंडेशन कोर्स को देंगे और बाकी जो 5 है उसको अढ़ाई करके हम लोग जो कोर्स सब्जेक्ट है ज्योग्राफी उसको देंगे। मतलब आईकेएस का योगदान ज्योग्राफी में क्या है, उसी तरह से केमिस्ट्री ने, होम साइंस ने, सब लोगों ने बीओएस करके इस 8 क्रेडिट को एक कोर्स सिलेबस में बांध लिया है। तो बाकी यूनिवर्सिटीज़ को भी हम लोगों ने, मैं एचआरडीसी में भी बात की हूँ, हायर टेक्निकल एजुकेशन में, इसको एक यूनिफॉर्मिटी दे। जैसे एनईपी को हमने अडॉप्ट किया, आईकेएस का भी अडॉप्शन प्रोसेस में है और मुझे पूरी उम्मीद है और मैं पॉजिटिव हूँ इसके बारे में कि बस कुछ चंद महीनों में हम लोग हर यूनिवर्सिटीज़ में, हर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आईकेएस को अपने करिकुलम में लाएंगे। इस अडॉप्शन प्रोसेस में कोई चैलेंज भी रहा, अगर हम स्टूडेंट लेवल पे भी बात करें और हम मैनेजमेंट लेवल पे भी अगर हम बात कर रहे हैं? हम अपना पर्सनल रांची विश्वविद्यालय की बात करूं तो हमारे माननीय कुलपति का इतना अच्छा योगदान रहा है कि यूजीसी ने एक अप्रिशिएशन लेटर भी उन्हें भेजा है कि आपने फैकल्टी को तीनों स्टेज के लिए अलाउ किया, ड्यूटी लीव दिया। 7-8 दिन के लिए यूनिवर्सिटी काम छोड़कर जाना, बहुत यूनिवर्सिटीज़ में बता दूं कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने अलाउ भी नहीं किया अपने फैकल्टी को कि भाई 7 दिन के लिए आप भारतीय ज्ञान परंपरा पढ़ेंगे। हमारे वाइस चांसलर ने हम लोगों को ये मौका दिया, तीनों जितने भी सेशंस हुए अटेंड किए हम लोग। 1 साल में 3 जगह हम लोग गए 7-7 दिन के लिए। यूजीसी ने कॉन्ग्रेचुलेटरी नोट रांची विश्वविद्यालय को, हमारे माननीय कुलपति को भी भेजा है कि इसी तरह से हम लोगों को चाहिए कि सारे कुलपति आगे बढ़कर इसको अडॉप्ट करें। चैलेंजेस एक सबसे बड़ा जो है वो है भाषा का। एक मिथ है कि ये सिर्फ संस्कृत के ज्ञाता जो हैं वही भारतीय ज्ञान परंपरा, अभी तक यही था। भारतीय ज्ञान परंपरा मतलब ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यम श्लोक है, या ऋग्वेदा का श्लोक हो या अथर्ववेद का, यजुर्वेद का श्लोक जो जान रहे हैं वही भारतीय ज्ञान परंपरा को समझेंगे। ऐसा नहीं है। हम लोगों ने बीएचयू में किया, संस्कृत यूनिवर्सिटी भोपाल में किया। हमारे 60 to 70 जो डेलिब्रेशंस थे भारतीय ज्ञान परंपरा के, वो अंग्रेजी माध्यम में भी थे, हिंदी में भी थे, लोकल लैंग्वेजेस में भी भारतीय ज्ञान परंपरा की जितनी भी शुक्तियाँ हैं वो उपलब्ध हैं। तो एक तो मिथ है, थोड़ा भाषा का दिक्कत है कि जो बच्चे संस्कृत को बहुत नहीं जानते समझते हैं, क्योंकि जितने भी भारतीय ज्ञान परंपरा की वैदिक स्क्रिप्चर्स है वो संस्कृत में है। थोड़ा भाषा का एक इशू आता है। और बच्चों को, चूँकि अब यूजी पीजी में बच्चे आ गए हैं, स्कूली शिक्षा में अगर ये शुरुआत होती तो बच्चे कहीं ना कहीं वो अडॉप्ट कर लेते। थोड़ा सा कॉलेज लेवल में आने पर अडॉप्शन में मुश्किलें तो आ रही हैं। कुछ बच्चे रुचि लेते हैं, कुछ नहीं लेते हैं। तो इसको हम लोग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से और अपने सब्जेक्ट में इंटरेस्ट क्रिएट करके हम लोगों ने मिड सेमिनार्स जो हम लोग करते हैं उसमें टॉपिक दे दिया है। असेसमेंट होता है ना हम लोग का, तो उसमें टॉपिक दे दिया है। ये भी एक कंसेप्ट है, न चाहकर भी उन्हें वो बनाना पड़ेगा। तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, सेमिनार्स के माध्यम से, वर्कशॉप के माध्यम से आप बच्चों को हम लोग जोड़ सकते हैं। मुश्किलें तो आई, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इन मुश्किलों को, ये जो गैप है उसको ब्रिज करके ज्ञान परंपरा को अपने कोर्स किताबों में लेकर आएँ। जैसे अभी आपने बताया कि अगर स्कूल के बच्चे होते हैं तो थोड़ा अर्ली एज में जब आप ये चीज़ें इनकॉर्पोरेट करते हैं तो अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बेटर होती है। तो क्या अभी इंडियन नॉलेज सिस्टम सिर्फ कॉलेज लेवल पे या यूनिवर्सिटी लेवल में इम्पार्ट किया जा रहा है, या फिर स्कूल में भी इसको, क्योंकि एनईपी तो स्कूल में भी लागू हो रहा है धीरे धीरे? अभी फिलहाल ये हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में है, यूजी और पीजी लेवल पे, और रिसर्च सबसे ज़्यादा जोर आईकेएस डिवीजन दे रहा है रिसर्च करने पर। आप जब तक रिसर्च नहीं कीजिएगा तब तक वो वैदिक स्क्रिप्चर से उठकर आपके क्लासरूम, लाइब्रेरीज और आपके लैबोरेटरीज में नहीं आएंगी। तो रिसर्च के माध्यम से स्कूली शिक्षा के लिए हम लोगों ने यूजीसी के सेक्रेटरी माननीय मनोज जोशी जी से बात की, तो वो लोग बोले हम लोग मॉड्यूल्स तैयार कर रहे हैं सो दैट कि स्कूली शिक्षा तक भी हम लोग भारतीय ज्ञान परंपरा को पहुंचा सके। उसके लिए पूरा करिकुलम रिवाइज करना पड़ेगा। यूनिवर्सिटीज़ के लेवल पे ज़्यादा आसान है इनको करिकुलम में, क्योंकि हमारा बीओएस रेगुलर होते रहता है। स्कूली शिक्षा अब सीबीएसई करिकुलम है, तो ऑल ओवर इंडिया है। तो इसमें एक चेंज लाना एक थोड़ा बड़ा ये मुहिम छेड़ना पड़ेगा, लेकिन इसमें लोग यूजीसी भी लगी हुई है, सरकार भी लगी हुई है कि स्कूली स्तर पे भी हम लोग इसको इनकॉर्पोरेट करें। अच्छा, जैसे हम, क्योंकि मैं तो खुद ही जब हमने शुरू किया था तो कहा किस तरीके से इंडियन नॉलेज सिस्टम का एक परसेप्शन है हमारे माइंड में, है ना। मैं पुराना शब्द का दोबारा इस्तेमाल नहीं करना चाहूँगी लेकिन अगर हम बच्चों के पर्सपेक्टिव से इसको समझने की कोशिश करें तो थोड़ा सा जब हम उनके सामने इस बारे में चर्चा करें तो उनके दिमाग में मुझे लगता है कि गुरुकुल वो जो शिक्षा प्रणाली है, या फिर जैसा आपने कहा योग हो गया या अध्यात्म हो गया, इस तरह की चीज़ें उनके जहन में पहले आती होंगी। क्या वो
इसको बेहतर तरीके से समझ पाएँ और इन सब टर्म से परे जाकर इसको समझ पाएँ, इसके लिए भी आप लोगों ने कुछ मेथड्स अपनाए हैं ताकि बच्चों को किस तरीके से इसमें हम ज़्यादा इन्वॉल्व कर सकें? जैसे स्कूली शिक्षा स्तर पे जब हम लोग जाते हैं, जब खुद हमारे बच्चे पढ़ रहे थे, तो एक चीज़ नया सीबीएसई ने इंक्लूड किया था कि जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, जो स्ट्रीम्स हैं, चाहे वो साइंस के, कॉमर्स में, उसमें जिनका भी योगदान रहा हो, चाहे वो वेस्टर्न स्कॉलर्स रहें, वेस्टर्न साइंटिस्ट रहे या इंडियन साइंटिस्ट रहें, उनके बारे में आप देखिएगा हर चैप्टर्स के पहले एक पैराग्राफ रहता है, ताकि छात्रों छात्राओं को ये मालूम रहे कि एटॉमिक स्ट्रक्चर किनका योगदान था, उन्होंने कैसे यहाँ तक पहुँचा, अब न्यूटन ने क्या किया, एप्पल आइंस्टाइन की स्टोरी है, एप्पल की थ्योरी है कि वो आया तो ग्रेविटेशनल फोर्स आया। तो ये साइंटिस्ट से हम लोग स्टोरी लीड करते हैं। एक हम लोग बोलते हैं एक्सर्प्ट्स ऑन द साइंटिस्ट टू नो मोर अबाउट हाउ दे अराइव्ड एट इट, व्हाई डिड दे गेट अ नोबेल प्राइज फॉर इट। उसी तरह से भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत भी हम लोगों के जितने, पहले ये कंसेप्ट था भारतीय ज्ञान परंपरा मतलब प्राचीन भारत मीन्स ऋषि मुनियों का देश, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे वैज्ञानिक भी थे, मतलब आप नाम लीजिए और जैसे एक बौद्धन्य थे, बौद्धन्य का नाम पता नहीं कितने लोग सुने होंगे। हम लोगों ने स्कूली शिक्षा में मैथमेटिक्स जब पढ़ा, पाइथागोरस थ्योरम का नाम सुना है, AC² = AB² + BC²। वर्ड देते हम लोग पाइथागोरस थ्योरम। आपको जान के आश्चर्य होगा, आज 300 पूर्व ईसा में बौद्धन्य सूत्र हुआ करता था और वो ही बौद्धन्य सूत्र पाइथागोरस थ्योरम का रूप है। तो 1000 साल पहले हमारे पास, हमारे वैदिक स्क्रिप्चर्स में बौद्धन्य सूत्र के अंतर्गत मेरा पाइथागोरस थ्योरम था और हम उसके बारे में अनभिज्ञ हैं, मुझे जानकारी नहीं है, हमारे बच्चों को जानकारी नहीं है। उन्हें एक चैलेंज दीजिए कि आप पता कीजिए कि आपके सब्जेक्ट में किन लोगों की योगदान, कैसे जो हमारे उस समय प्राचीन भारत के वैज्ञानिक थे, उन्होंने किस सूत्र के आधार पर इस थ्योरम को दिया। कन्नद का नाम पता नहीं सुना है कि नहीं, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी सबने सुना है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, परमाणु की संरचना। सबसे पहले 1000 मिलेनियम पहले कन्नद एक साइंटिस्ट थे, एक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने परमाणु की संरचना दी, जो कि बाद में हम लोग पढ़ रहे हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ये कितने बच्चे जान रहे हैं, कितने खुद शिक्षक इस बात को जान रहे हैं कि कन्नद एक साइंटिस्ट थे, जिनका नाम एक्चुअल नाम उनका कश्यप था, और इन्होंने परमाणु की संरचना जो है, इलेक्ट्रॉन बीच में आपका न्यूक्लियस होता है, फिर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, ये सारा संरचना उनके ग्रंथ में समाहित है, वो दिख रहा है। वो आप गूगल कीजिएगा, कुछ लाइब्रेरीज में ग्रंथ को प्रिजर्व करके ग्रंथ को रखा गया है। सो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी वाज माइन ओन, वो मेरा खुद का था। तो बच्चों में ये इंटरेस्ट इंकलकेट करेंगे, उनको होमवर्क देके, उन्हें बताकर कि आप पता कीजिए आपके, अब जैसे इकोनॉमिक्स की बात कीजिए, कॉमर्स की बात कीजिए, अर्थशास्त्र, नीति शास्त्र, उसके पैरेलल का चाहे वो मैकियावेली थ्योरी लीजिए आप, तो वो कहीं न कुछ नहीं है हमारे अर्थशास्त्र चाणक्य, कौटिल्य जिनको हम लोग कहते हैं। तो कितने बच्चे जानते हैं कि बस कौटिल्य नीति क्या थी या अर्थशास्त्र क्या था, उसमें कैसे चैलेंजेस को फेस करने की क्षमता दी हुई थी, ये भी अर्थशास्त्र में दिया हुआ है। जैसे अभी हम लोग बात करते हैं ना, पेड़ काटना, अब एक बिल्डिंग खड़ी हो रही है आपकी दूरदर्शन केंद्र के बाहर, एक पेड़ है, बिल्डिंग खड़ी होनी है, तो पेड़ को 3-4 लोग काटते हैं, क्यों बिल्डिंग खड़ा करनी है। उस समय सोचिए कि जब चंद्रगुप्त मौर्य के समय में अर्थशास्त्र में अंकित है कि अगर आप एक पेड़ काटते हैं तो आपको इतना दंड, इतना पनिशमेंट, टैक्स देना पड़ेगा। दिस वॉज एन इंडिकेशन फॉर इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन। आप पेड़ पौधों का संरक्षण कैसे कर रहे हैं, आप उसमें पनिशमेंट अर्थशास्त्र में मेंशन्ड है। अभी कहाँ है हमारा, आराम से पेड़ काटिए और आपका कुछ उस तरह से कहीं ना फॉरेस्ट विभाग से न सरकार की तरफ से आती है। तो इन चीज़ों को, अर्थशास्त्र जैसे चीज़ों पे रिसर्च करके बच्चों को आप बताइए, उनको जानकारी दीजिए क्लास में, तो बहुत सारा चीज़ को हम लोग अडॉप्ट कर सकते हैं। अभी की हम लोग पठन पाठन में, अभी की जो हमारी कार्यशाली है, समाज में जिस तरह से हम लोग अपना दिनचर्या व्यतीत कर रहे हैं, उसमें भी हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं। डॉक्टर स्मृति, अभी आपने जितने भी उदाहरण दिए और क्या बेहतरीन उदाहरण थे, उसमें एक टर्म जो बार बार इस्तेमाल किया गया कि बच्चों को इस बारे में पता नहीं है, बच्चों को इस बारे में पता नहीं है। क्या लगता है कि हमारे देश में कहीं ना कहीं हम फेल हो गए अपने खुद के ट्रेडिशन को प्रोटेक्ट करने में, और उसका नतीजा है कि कई सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं जो लॉस्ट हो गए टाइम में, और अब हम धीरे धीरे स्ट्रगल कर रहे हैं उसको भी रीगेन करने की। नहीं, ये तो है कि हम लोगों ने खो दिया, और सबसे दुखद ये है, इंडोलॉजिस्ट हम लोग जिनको बोलते हैं, जो वेस्टर्न स्कॉलर्स हैं, जो हमारे ग्रंथों को स्टडी करते हैं, हमारे रिचुअल्स को स्टडी करते हैं, हमारे रिच हेरिटेज जो ज्ञान की है प्रणाली, उसको डिस्कस करते हैं और या उस पर रिसर्च करते हैं, हम खुद उस पर रिसर्च नहीं कर पाए।
कहीं ना कहीं वो खो गया, विलुप्त हो गया, और हम लोग उसको सस्टेनेबिलिटी का जो कंसेप्ट था ना, वो हम लोग खो दिए। आज के डेट में ये नीड है कि हम लोग जितने भी हमारे भारतीय ज्ञान प्रणाली और उसके जितने मॉड्यूल्स हैं उसकी सस्टेनेबिलिटी पे ध्यान दे और उसको अपने स्तर से। और यूजीसी ये भी कहता है, या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत जो आईकेएस सेल है वो हम लोग को स्वच्छंद छोड़ रखा है कि आप एकदम अपने, वो कभी रिस्ट्रिक्ट नहीं करेगा, बस आप इसी मॉड्यूल के तहत आप भारतीय ज्ञान परंपरा को प्रचार प्रसार कीजिए। वो आपको स्वच्छंद प्लेटफॉर्म दिया है, आप अपने हिसाब से अपनी यूनिवर्सिटीज़ में, अपने कॉलेजेस में, अपने जहाँ पर भी पठन पाठन है, जो भी कल्चरल या सोशल सिस्टम है, उसमें आप अडॉप्ट कर सकते हैं, आप जिस तरह से भी चाहते हैं। मेन कंसेप्ट यही है, उसका एप्लीकेशन सोसाइटी में, समाज में अच्छे के लिए, और उसको वापस लाना, रिवाइवल ऑफ भारतीय ज्ञान परंपरा, सस्टेनिंग एंड डिसेमिनेशन, उसको प्रचार प्रसार कीजिए। एकदम। और जैसा हमने कहा शुरुआत में कि काफ़ी समृद्ध रहा है हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम, और अगर रूट्स हमारी छूट जाए तो फिर हमारा खुद का भी कोई अस्तित्व नहीं रह जाता है। डॉक्टर स्मृति, आप हमारे कार्यक्रम से जुड़ी और भारतीय ज्ञान प्रणाली के बारे में आपने इतनी सारी जानकारी साझा की और किस तरीके से इसे अडॉप्ट किया जा रहा है। आई होप कि आने वाले वक्त में इसको हम भारत की अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में बेहतरीन रूप से अडॉप्ट होते हुए देख पाएँ। इसी के साथ हमें भी दीजिए इजाज़त, हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जोहार, नमस्कार, धन्यवाद।